वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पिछले लेक्चर में हमने जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन स्कीम, जब हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो अप्रॉक्सीमेट स्कीम का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है ना अप्रॉक्सीमेशन को हमने डेवलप किया था, जो कि हार्ट्री-फॉक अप्रॉक्सीमेशन के नाम से पहचानी जाती है। अच्छा, बेसिक हमारा हैमिल्टोनियन जो था उसमें जो वन बॉडी टर्म्स भी थी। वन बॉडी टर्म्स जो हैं आमतौर से आप वन बॉडी अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आमतौर से। और अलबत्ता जब ये इंटरेक्शन टर्म आ जाती है, जो कि इस केस में कूलॉम इंटरेक्शन है, तो फिर ये एग्जैक्टली सॉल्व करना मुमकिन नहीं रहता। तो फिर हम आम तौर से जो है कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन स्कीम इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हार्ट्री-फॉक स्कीम कहलाती है। ये जो है वन ऑफ द फर्स्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन स्कीम थी जिसको डेवलप किया गया था। और ख़ास तौर पे हार्ट्री ने, जब ये शुरू में कंप्यूटर्स वगैरह डेवलप हुए थे, तो उस ज़माने में हार्ट्री ने जो है इसको ये जो आप समझ लें ग्राउंड स्टेट एनर्जी है सिस्टम की, वो कंप्यूटेशनली यानी कंप्यूटर पे रन करके ये डिटर्मिन की थी। तो बेसिक अप्रोच जो है, जो हार्ट्री-फॉक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक वेरिएशनल अप्रोच है। वेरिएशनल अप्रोच से मुराद ये है कि इधर भी मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि हार्ट्री-फॉक जो है, एक सेकेंड, ये ज़रा इसके ऊपर स्क्रीन जो है उसको मैं साफ़ कर लूँ क्योंकि इसके वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, तो वो पेन के साथ जो है फिर वो स्मीयर हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है हार्ट्री-फॉक अप्रॉक्सीमेशन is a variational approach. वेरिएशनल अप्रोच से मुराद ये है कि आपने जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी मालूम करनी है। बेसिकली आपका मकसद ये है कि आपने जो है वो किसी स्टेट में एग्जैक्ट जो आपके पास हैमिल्टोनियन है, जिसको मैं एच से ज़ाहिर कर रहा हूँ, उसकी आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करनी है किसी भी स्टेट में। अच्छा, वेरिएशनल अप्रोच हमें ये बताती है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है वो will always be, this expectation value of energy in any state will always be greater than or equal to the value in the ground state. ये वेरिएशनल अप्रोच अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशनल अप्रॉक्सीमेशन को अगर आप स्टडी करें, वो चैप्टर जो है, तो आप देखेंगे कि जो बेसिकली आप इसी फैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। बेसिक थ्योरम जो है रिट्स वेरिएशनल प्रिंसिपल जो कहलाता है कि कोई भी नॉर्मलाइज स्टेट हो, उसमें अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करें हैमिल्टोनियन की, तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो हमेशा या तो कम होगी उस स्टेट किसी और स्टेट में। अब जो साई स्टेट है इज़ जनरली गोइंग टू बी different from the we are assuming that it's different from the ground state, and so its energy is going to be higher than that of the ground state generally, or in very rare circumstances it would be equal to the ground state energy. तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें हेल्प करता है। हमें ये पता चल गया कि एक जो है एक बाउंड है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के ऊपर, कि वो जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी आपको वो ग्राउंड स्टेट में मिलेगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें वो, इधर तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमें यही नहीं पता कि ये स्टेट है क्या। हमें अब हैमिल्टोनियन तो मौजूद है, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, उसमें वन बॉडी टर्म्स भी हैं, टू बॉडी टर्म्स भी हैं, मगर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें जो मैनी बॉडी स्टेट है वो नहीं मालूम, क्योंकि हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं इसको कर सकते। इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके इसकी आइगन स्टेट्स मालूम नहीं कर सकते।
इसलिए तो हमें अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेट है वो, ये जो स्टेट है इट्स गोइंग टू बी, कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन हमें करनी पड़ेगी उस स्टेट के हवाले से। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं हार्ट्री फॉक में कि ये एक स्लेटेड डिटर्मिनेंट है, यानी कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। और हम जो यहाँ से जो मिनिमम एनर्जी की एक्सपेक्टेशन है वो हमें मिलेगी अगर हम जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं उनको हम वेरिएशनल पैरामीटर्स के तौर पर ट्रीट करें। यानी कि हम ये कहेंगे कि हम वो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स जो हमें सबसे कम एक्सपेक्टेशन एनर्जी की दे दें, यानी मिनिमम एनर्जी दे दें, वो जो हैं वो फिर हमारी ग्राउंड स्टेट को डिफ़ाइन करेंगी। तो ये बेसिकली जो है ये प्रोसीजर है जिसकी तरफ अगर आप याद करें तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसी की तरफ हम जा रहे थे कि हमारे पास ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं। और ये वेरिएशनल प्रिंसिपल इसी वजह से है क्योंकि अगर आप टू बॉडी टर्म्स में देखें या वन बॉडी टर्म्स में देखें तो जो आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं इन एक्सप्रेशंस के अंदर वो ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है ना। वन बॉडी टर्म्स में भी यही आ रही हैं और टू बॉडी टर्म्स जो हैमिल्टोनियन की है उनमें भी आ रही हैं। और जब आप एक्सपेक्टेशन मालूम करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इनकी टर्म्स में हैं। तो अब हम ये बेसिकली जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और वो वैल्यू फाई, क्यों फाई अभी अननोन है, यहाँ फाई की टर्म्स में तो हैं, यानी सिंगल पार्टिकल जो वे फंक्शंस हैं वो एंटर तो कर रहे हैं इन एक्सप्रेशंस में, मगर इनकी हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं पता। तो वो हम मालूम करना चाहेंगे कि इनकी एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है सच दैट ये एक्सपेक्टेशन जो हैं वो मिनिमम आ जाएँ। तो इसका मतलब है कि सिंगल पार्टिकल स्टेट्स वो फंक्शंस हैं जिनको हम वेरी करेंगे सच दैट कि जो मिनिमम वैल्यू जो जब हम वेरी करेंगे तो वो सिंगल पार्टिकल फंक्शंस या वेव फंक्शंस जो कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे देते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो फिर हमारे जो है मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट में एंटर करेंगे। यानी कि वो स्लेटेड डिटर्मिनेंट में जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं जो कि सिंगल पार्टिकल स्टेट्स की टर्म्स में होते हैं वो हमें पता चल जाएगा कि वो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स जो हैं वो वेव फंक्शन जो हैं वो उनकी क्या फॉर्म है सच दैट यू गेट द ग्राउंड स्टेट विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली जो है बेसिक प्रोसीजर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है जिसको हमने मिनिमाइज़ करना है और जो एनर्जी का ये फंक्शन जिसको हार्ट्री फॉक कहा जा रहा है, ये फंक्शन में जो सारा कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है इन सारे फंक्शंस के अंदर, इन सारी एक्सप्रेशंस के अंदर जो आपके फंक्शन जिन पे ये डिपेंड कर रहे हैं ये एक्सप्रेशंस, उसमें सारों में ये सिंगल पार्टिकल्स वे फंक्शंस एंटर कर रहे हैं। और अब हमने इनको मिनिमाइज करना है, यानी कि जो हमारे वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं, क्योंकि वेरिएशनल जो अप्रॉक्सीमेशन है उसमें कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप ट्यून करते हैं सच दैट यू रीच द मिनिमम। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस है कि आपके पास जो वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं वो भी एक फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ पोजीशन, ये जो वेव फंक्शंस। तो वेरिएशनल पैरामीटर्स यहाँ पे हार्ट्री फॉक अप्रॉक्सीमेशन में ये सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं, ठीक है जी। बस ये बेसिकली इसमें बुनियादी चीज़ है। अच्छा, एक और इसमें बारीकी है जो पिछले जिक्र किया था मैंने, वो ये है कि ये जो फंक्शंस हैं यानी सिंगल पार्टिकल जो वेव फंक्शंस हैं जो हमारे वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं हार्ट्री फॉक के अंदर, उनको मुकम्मल आज़ादी वेरी करने की नहीं है, उन पे एक कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट वही है जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि ये जो वेव फंक्शंस होते हैं इनकी एक प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है कि ये प्रोबेबिलिटी एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो हम मिनिमाइजेशन ये करेंगे ट्रीटिंग द सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस एज वेरिएशनल पैरामीटर्स, तो हम इस कंस्ट्रेंट के अंदर करेंगे कि ये जो है ये नॉर्मलाइज्ड हों। एक्चुअली आपको ऑर्थो नॉर्मेलिटी करना पड़ता है, ऑर्थो नॉर्मल होना चाहिए, मगर क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस आती हैं हर्मिशियन एक्सप्रेशंस हैं तो ये ऑर्थोगोनल तो वैसे ही हो जाते हैं, तो सिर्फ आपको ये कंस्ट्रेंट लगानी पड़ती है कि ये नॉर्मलाइज होने चाहिए। अच्छा, अब जब आप कोई
मिनिमाइजेशन कर रहे हों अंडर सम कंस्ट्रेंट्स, तो जो मेथड है वो मेथड ऑफ लैग्रैंज मल्टीप्लायर्स कहलाता है। फिज़िक्स में, साइंसेस में इनफैक्ट बहुत जगह जो है ना आपको मिनिमाइजेशन करनी पड़ती है मुख्तलिफ फंक्शंस या फंक्शनल्स की। यहाँ पे जो है जिसको मैं इधर जी कह रहा हूँ, या ये जो फंक्शन है, ये इवन एनर्जी फंक्शन जो है, ये एक्चुअली फंक्शन नहीं है, ये फंक्शनल है। इट्स अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि जो आपके पास जिन फंक्शंस पे ये एक्सप्रेशंस डिपेंड कर रही हैं वो ये फंक्शंस हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको आमतौर पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शनल कहा जाता है। तो आपको मिनिमाइज़ करना है फंक्शनल को अंडर अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और वो कंस्ट्रेंट ये हैं कि ये जो आपके सिंगल पार्टिकल वे फंक्शंस हैं उन्हें नॉर्मलाइज होना चाहिए, जिसको हमने इधर कंस्ट्रेंट के तौर पे हमने यहाँ पे इस तरीके से शामिल किया कि ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो नॉर्मलाइजेशन जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये जो पैरामीटर्स हैं ये लैग्रैंज मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, ये वाले जो हैं, और ये एक्चुअली इनकी डायमेंशंस एनर्जी की हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशंस एनर्जी की होंगी, तो ये बेसिकली एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ही बन जाएंगी। तो अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि मैथमेटिकल कंडीशन आ गई कि आपने ये जो फंक्शनल है जिसको मैंने जी का नाम दिया है, आप कोई और नाम देना चाहें दे सकते हैं, विच इज़ बेसिकली द हार्ट्री-फॉक एनर्जी फंक्शनल प्लस द कंस्ट्रेंट कंडीशन, और इसको आपने जो है मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज जब इन फंक्शनल्स को कहा किया जाता है तो आमतौर पर जब पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट यू मीन इज़ दैट यू इन दिस केस व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू टेकिंग फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो आप इसको जो है जब मिनिमाइज़ करते हैं तो यू आर डूइंग फंक्शनल डेरिवेटिव्स। फंक्शनल डेरिवेटिव्स से मुराद ये है कि आप जो हैं इसको अगर मैं इसको लिखूं तो बेसिकली आप ये काम कर रहे हैं कि क्योंकि ये फंक्शनल्स है ना, तो फंक्शनल डेरिवेटिव्स, तो आप बेसिकली ये जो एक्चुअली प्रोसीजर यही चल रहा है। ये जो आपने मिनिमाइजेशन करनी है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू the functional with respect to the functions which are the single particle states या wave functions, ये करके फंक्शनल डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करना है। तो बेसिकली आपने ये काम करना है। तो इसमें जो है जहाँ तक ये फंक्शनल्स का ताल्लुक़ है या फंक्शनल डेरिवेटिव्स का ताल्लुक़ है, सिर्फ आपको यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है जो आपके पास ये आ रहे होते हैं, आप ऐसे समझ लें कि जब आप ये ले रहे होते हैं डेल्टा फाई म्यू आर, और डेरिवेटिव आप ले रहे हैं मिसाल के तौर पे ओके न्यू के साथ अगर आप करना चाहें आर प्राइम, तो ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स में ये वन उसी सूरत में देगा अगर ये सारे लेबल सेम हो, यानी म्यू न्यू भी सेम हो और आर प्राइम भी सेम हो, तो तब ये सेम फंक्शन बन जाएंगे जिनका डेरिवेटिव फंक्शनल डेरिवेटिव आपको वन दे देता है। तो इधर जो है राइट हैंड साइड पे बेसिकली आपके पास ये डेल्टा फंक्शंस आ जाएंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन, और 3 डायमेंशंस है तो डेल्टा 3 आमतौर पर लिख लिया जाता है। तो ये सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई और लेबल इधर आ जाता है, आप इधर आई वगैरह या आई जे वगैरह इधर लगाते हैं तो उस पर भी डेल्टा फंक्शन आ जाएगा एक म्यू न्यू के अलावा। तो ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स में ये चीज़ इस तरह होती है। दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, ये सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसके रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इन दोनों को दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। यानी कि आप ये कहते हैं कि फाई न्यू स्टार आर जो है ये ज़ीरो है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं और जो रियल फंक्शन है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
तो इसका मतलब ये है कि जब आपने फंक्शनल डेरिवेटिव, इसलिए जब मैंने इधर पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में लिख रहा था, जिसको एक्चुअली फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें आप जो है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन आप जो है वो फाई म्यू की और फाई म्यू स्टार दोनों की लहद अदा करेंगे, ठीक है। तो ये एक लहद अदा आपके पास आ जाएंगे। तो हमने बेसिकली जो है ना फंक्शनल डेरिवेटिव्स लेने। तो ये अगर आपका बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर जहन में रखें तो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, बेसिकली डेरिवेटिव्स ही हैं। और जिस तरह हम आम डेरिवेटिव्स लेते हैं उनकी जनरलाइजेशन ही है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि किसी फंक्शनल को का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन, ठीक है ना। तो हम ये जो आप समझ लेंगे ई एच एफ जो है एक फंक्शनल है, या जी अगर टोटल लें तो एक फंक्शनल है, उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस जो कि फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो ये थोड़ी सी टीडियस एक्सरसाइज है, मगर ये की जा सकती है। तो लेट्स जस्ट एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म। और हम ये सारी की सारी जो हम जो है वो ये एक्सरसाइज ख़ुद से बैठ कर थोड़ा सा टाइम लगा के ये सारा का सारा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स, हाँ सॉरी किधर गया, ये जी जो हमारा था, ये स्मॉल जी, इसका फंक्शनल डेरिवेटिव हम लेना चाह रहे हैं। तो ये डी जी जो है फाइव म्यू से पहले ले लेते हैं, फाइव म्यू, फिर फाइव म्यू आर से भी लेना चाहें उससे भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फाइव म्यू स्टार जो है यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से फ़ायदा ये है कि फिर वो ज़्यादातर जो है आपके पास रियल जो फाइव म्यू की टर्म्स में आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरप्रेट करना थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो इसमें आप हार्ट्री फॉक वाली टर्म है, उसका फंक्शनल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि बेसिकली ये ही एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये है जिसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी है। और सारी जो टर्म्स हैं इन एक्सप्रेशन के अंदर वो इन सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस पे डिपेंड करती हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको फंक्शनल डेरिवेटिव्स के तौर पे मैं लिखता हूँ। और यहाँ आपके पास D3R 5 म्यू R प्राइम, क्योंकि इधर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू R आ रहा है ना, आप ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो इधर जो है आपको इंटीग्रेशन वेरिएबल फ़र्क रखना चाहिए ताकि इसको सही तरीके से वैल्यूएट किया जा सके। ये -1 एंड दिस ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी पुट इक्वल टू 0। बेसिकली ये एक्चुअली जो है ना, मुझे इधर फंक्शनल डेरिवेटिव लिखना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं चाहूँ तो इसको फंक्शनल डेरिवेटिव लिख देता हूँ। डेल्टा इस तरह लगा, फंक्शनल डेरिवेटिव्स में ये डेल्टा की टर्म्स में इस तरह लिख दिया जाता है। तो लेट्स जस्ट इसको ज़्यादा करेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब आपके पास बेसिकली वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं। फाइव म्यू स्टार इंडिपेंडेंट हैं, ई म्यू भी। तो ये सारा कुछ जब हम करते हैं तभी तो फाइव म्यू को पहले ले रहे हैं। अब टर्म बाय टर्म आप इसको वैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। टर्म बाय टर्म का मतलब ये, जब आप ये करेंगे एवेल्यूएट, तो आप बेसिकली ये H1 वाली जो एक्सपेक्टेशन है उसका कर रहे होंगे, फाइव म्यू स्टार आर। इसी तरह जो है अब आगे वाली जो टर्म्स हैं जिनमें ये u और वो आ रहे हैं फंक्शंस, अब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इन सबको आप जो है वो आप जो हैं इनमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें ये फाइव म्यूज़ वगैरह पे सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो तभी आप इनको फिर एवेल्यूएट कर सकते हैं। और ये जे एन यू भी, अच्छा ये पहली टर्म तो आप इस तरह वैल्यूएट करेंगे, दूसरी टर्म तो इस ऑलमोस्ट ट्रिवियल ही है, क्योंकि ये जो है ये फाइव म्यू स्टार इंटू फाइव म्यू है। तो वो आप जब डेरिवेटिव्स का लेंगे और ये बेसिकली इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन ईज़िली एवेल्यूएट। तो ये
this is how you go about doing it. Let's just do a part of it ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. तो बेसिकली आपने अगर आपने ये कैलकुलेट करना है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द हार्ट्री-फॉक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू स्टार आर. तो ये टर्म्स आपने वैल्यूएट करनी, यानी कि ये वाली और ये दो, तो तीन टर्म्स आप वैल्यूएट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. अगर हम फर्स्ट वन वाले को देखें जो सिंगल वन बॉडी टर्म है, इसको अगर हम वैल्यूएट करें तो बेसिकली आप ये कर रहे हैं फाई म्यू, मैं आर नहीं लिख रहा इधर, और आपके पास वन बॉडी टर्म ये है. एक सेकंड देख लेते हैं. वन बॉडी टर्म ऊपर से हमने देखनी है. वन बॉडी टर्म आपके पास ये है, ठीक है ना. ये आयन पोटेंशियल है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन पोजीशन आर, और ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द सिंगल पार्टिकल स्टेट एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड. तो एब्सोल्यूट स्क्वायर को आप जो है ना वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एक सेकंड देख लें इसकी टर्म में. हाँ ठीक है ना. ये डेल्टा स्क्वायर्ड किधर गया? हाँ ये वाला, ठीक. तो बेसिकली दिस इज अ सिंगल पार्टिकल्स की टर्म्स में हमने लिखा हुआ है. अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, इसमें वही चीज़ है जो मैं बता रहा था कि इंटीग्रल है. ओहो, इंटीग्रल है, मगर इंटीग्रल जो है वो बेहतर है कि आप, क्योंकि अब इधर आर्गुमेंट लिख लेता हूँ, आर पे है तो इंटीग्रल आर प्राइम पे होना चाहिए. जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने इधर भी बताया था आपको कि जो आपके पास डमी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन वेरिएबल है, ये और ये फ़र्क होने चाहिए, वरना सिर्फ डायगोनल टर्म्स मिलेंगे, ऑफ डायगोनल नहीं मिलेंगी ना. तो पूरा रिजल्ट नहीं आपके पास होगा डेरिवेटिव्स का. तो ये आपके पास एच बार स्क्वेयर्ड या ओके, एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m आपके पास आया. और इनको आप जो हैं ये प्राइम जो लगा रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है ग्रेडियंट जो है रिस्पेक्ट टू आर प्राइम है, इसको इस तरह कह देते हैं. ये फाई स्टार कह लें, आर प्राइम कह लें, वेक्टर्स वगैरह नहीं लगा रहा. और दूसरा जो है वो फाई न्यू आर प्राइम आ जाएगा. ये एब्सोल्यूट स्क्वायर को हमने ओपन किया. फिर आपके पास आगे जो टर्म्स आ रही हैं वो इस किस्म की आ रही होंगी. जो वन बॉडी टर्म्स हैं में जो आयन वाली टर्म्स हैं उसमें आर प्राइम वी आयन, इसको आर का आर्गूमेंट है वो नहीं लिखता मैं, फाई न्यू आर प्राइम. और ये सारे का सारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये इंटीग्रेट हो रहा है ओवर d3r प्राइम. ये बेसिकली आपके पास ये आ गया. अच्छा, अब जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो थोड़ी सी एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है जब ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स ले रहे हो, कि आपके पास आप जो है ना ये और ये तो इंडिपेंडेंट है. तो ये तो जब आप इसको डेरिवेटिव इससे इसका इतना मसला नहीं. अभी मसला जो है ना वो इसका है कि आपने इसके साथ डेरिवेटिव लेना है और आपने फिर ये इन्वोक करना है, ये इस्तेमाल करना है. ये आप समझ लें इधर स्टार है, इधर भी स्टार है, और ये कंडीशन अप्लाई होगी राइट हैंड साइड वाली. अगर आपने ये करना है तो आपको डेल के बगैर इसको जो ग्रेडियंट वाला है ना इसके बगैर इसको लिखना है. तो उसका तरीका ये होता है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं. तो ये जो डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट भी एक डेरिवेटिव है ना, वो दूसरी टर्म पे चला जाता है. तो ये डेल स्क्वायर्ड बन जाएगा यहाँ, और ये ग्रेडियंट के बगैर रह जाएगा. तो फिर आप ये जो बेसिकली फंक्शनल डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी जो है
ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप वो ये एक स्टेप करें, ये सारी एक्सप्रेशन में यही एक आध स्टेप्स हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी सिंपल जिसे आप कह लें कि वो है ये एक साइन का चेंज आ जाएगा जिस वक्त आप जो है ना वो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको पता ही नहीं साइन का चेंज आ जाता है। अब आपने इस्तेमाल किया तो इधर म्यू है इधर न्यू है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं म्यू न्यू। सिर्फ फ़र्क ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं यहाँ, तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है और आपके पास यहाँ पे जो है फिर एक चीज़ जो रह गई वो ये वाला डेल्टा फंक्शन भी आपने ये भी आना है। तो ये डेल्टा आर माइनस आर प्राइम आ जाएगा और चाहें तो डेल्टा 3 इसको लिख लें, 3 डायमेंशन में है। और जो डेरिवेटिव है वो फाई न्यू के ऊपर चला गया और फाई न्यू क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसके ऊपर जब इसका आप डेरिवेटिव इस फंक्शन के ऊपर लेंगे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ फाई स्टार है तो इसलिए तो ज़ीरो दे देगा। तो सिर्फ ये इधर इस पूरी टर्म से, इस पूरी एक्सप्रेशन से यानी इस टर्म से सिर्फ यही जवाब आएगा जब ये डेरिवेटिव इसको पे एक्ट करेगा, फंक्शनल डेरिवेटिव। अब ये वाली टर्म रह गई, इसमें कोई मसला नहीं क्योंकि यहाँ पे लदाई इसमें कोई डेरिवेटिव वगैरह इस पर एक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ग्रेडियंट टर्म नहीं है इधर, तो इसलिए ज़्यादा आसान है। ये आप सीधे सीधे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डेल्टा म्यू न्यू डेल्टा आर माइनस आर प्राइम वी आई एन आर लिख लेते हैं प्राइम और ये आपके पास फाई न्यू आर प्राइम, वो वैसे के वैसा आ जाएगा। तो ये आपके पास अब इन डेल्टा फंक्शंस की वजह से, क्रोनेकर डेल्टा की वजह से समेशन परफॉर्म हो जाएगी और डिराक डेल्टा की वजह से इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो ये अब आपके पास चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो ये आपके पास बेसिकली डेल स्क्वायर्ड फाई म्यू न्यू, ये डेल्टा फंक्शन म्यू को न्यू कर देगा, आर प्राइम को आर कर देगा। ये डिराक डेल्टा फंक्शन जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे आर प्राइम आ रहा है ना वो आर हो जाएगा। तो ये अगर आर प्राइम पे का ग्रेडियंट था तो वो आर का ग्रेडियंट हो जाएगा। और इस समेशन में जहाँ जब हम न्यू की समेशन परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ वो टर्म सर्वाइव करेगी या न्यू जो है वो म्यू के बराबर है। तो जहाँ पे भी न्यू आ रहा होगा वहाँ पे आप म्यू रिप्लेस कर दें जैसे कि हमने इधर किया है। तो ये आपके पास फाई म्यू आर आ गया, ठीक है ना, दोनों टर्म्स में। तो ये आपको काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया और आपको नज़र आ रहा है ये जो वन बॉडी टर्म है ना, ये किसी हद तक आपको ऐसी इक्वेशन दे रही है जो कि अगर आप गौर करें तो ये काफ़ी हद तक आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप, है ना, कि ये हैमिल्टोनियन टर्म है वन बॉडी एंड इट एक्ट्स ऑन दिस। तो हमें ये अगर सिर्फ यही टर्म हो और दूसरी टू बॉडी टर्म ना हो तो राइट हैंड साइड पर प्रोबेबली हमें आना चाहिए आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस अगर श्रोडिंगर इक्वेशन है तो उस किस्म की श्रोडिंगर इक्वेशन आपको मिलने हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि आपने अभी जो है वो टू बॉडी टर्म वगैरह को भी हैंडल, और टू बॉडी के अलावा हाँ टू बॉडी टर्म्स को भी आपने हैंडल करना है क्योंकि आपके पास ये वाली टर्म्स जो है ना इनको भी तो भी करना है हैंडल। तो ये वाली टर्म जो है ये बिल्कुल जिस तरह अभी हमने किया उसी तरीके से अगर आप चलें तो ये वाली टर्म्स भी आप हैंडल कर सकते हैं। और आई विल लीव दैट एज अ होमवर्क और मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। तो अपन तीन आपने फंक्शनल डेरिवेटिव्स लेने हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप जब ये फाइव स्टार से अगर आप ले लें यानी फंक्शनल डेरिवेटिव सारी टर्म्स का, तो अब आपके पास जो बेसिकली ये वाले तो हम कर रहे थे अभी, इसका भी हमने स्टार्ट ले लिया था। तो ये वाला जब हम कर लेंगे तीनों कर लेते हैं ना तो फिर हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाता है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में इसको हमने कर लिया। अभी या जो इधर देख लें, हाँ ये इधर बेहतर, ये वाला अगर ये
अभी तो हम एक्सप्रेसिटली तो मैंने अभी करके ये दिखाई है, अभी ये और ये करना है, जब ये आप ये कर लेंगे, आई लीव दिस एज अ होमवर्क, तो अब आपके पास बेसिकली ये वैल्यूएट हो गई। बाकी अब ये रह गई जो कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन से, वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये इसको फाई म्यू स्टार फाई म्यू लिखेंगे, और जब आप फाई म्यू स्टार के ऊपर इसका फंक्शनल डेरिवेटिव लेंगे और ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, तो वो आसानी से करके आपके पास ये वाली जो टर्म है ना बेसिकली आपको दे देगी। ये वाली टर्म जो है अभी से नज़र ही आ रहा है कि ये वाली टर्म आपको दे देगी ई म्यू फाई म्यू आर, ठीक है ना। इधर डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, इधर डेल्टा फंक्शन आ जाएगा आर माइनस आर प्राइम पे, तो जिस वक्त आप इसकी इंटीग्रल करेंगे तो वो फाई म्यू आर आ जाएगा, स्टार आ जाएगा का डेरिवेटिव आपको वो दे रहा है डेल्टा। तो खाली आपके पास, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा मैसी हो रहा है लेकिन चले, फाई म्यू स्टार आर प्राइम है और फाई म्यू आर प्राइम है, तो ये डेरिवेटिव जो है जब इस पे एक्ट करेगा, ये तो इंडिपेंडेंट हैं दोनों, स्टार और बग़ैर स्टार के, तो जब इसके ऊपर करेगा तो फिर आपको ये डेल्टा फंक्शन दे देगा आर के ऊपर, आर माइनस आर प्राइम, वहाँ से फिर आपके इंटीग्रल फॉर्म परफॉर्म हो जाएगा और आपको ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अगर आप ये सारे करते हैं, होमवर्क आपका है, ये सारा कुछ आप करते हैं और सारों वो सब्स्टिट्यूट उसमें कर लेते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि हार्ट्री-फॉक इक्वेशंस कहलाती हैं। हार्ट्री-फॉक इक्वेशन ये बन जाएंगी माइनस एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m डेल स्क्वेयर्ड, ये तो भी हमने वैल्यूट किया था वी आई एन आर, आर वेक्टर्स वगैरह इनके ऊपर मैं नहीं लगा रहा, मगर ये वेक्टर्स हैं, आर वेक्टर्स हैं। अच्छा, ये टर्म तो हमने कर ली थी, और उससे अगली वाली टर्म आपने पे मैंने छोड़ दी थी दो टर्म्स, तो जो दो टर्म्स हैं ना u और वाली टर्म, तो ये देगी अगर आपने सही तरह इसको वैल्यूएट किया। यू टर्म के अंदर आपको याद होगा, यू टर्म और जे टर्म जो है उनके अंदर आपके पास कूलॉम पोटेंशियल आ रहा है, तो कूलॉम पोटेंशियल जो है वो ये आ गया आर माइनस आर प्राइम, ये वेक्टर्स हैं, और ये सारे का सारा जो है ये फाई न्यू आर के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो है ना ये यू वाली टर्म है, और इसमें ये जो है ना एन लैम्डा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और इसको हम एन कह रहे हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास ये बेसिकली फाई लैम्डा आर स्टार फाई लैम्डा, इसको फाई लैम्डा आर एब्सोल्यूट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से ज़ाहिर कर रहे हैं, एन लैम्डा का नाम दे रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि आर प्राइम पर है इसलिए आर प्राइम इधर करते हैं। तो ये आपके पास इस किस्म की टर्म्स इसमें आ रही हैं, ये अब यू वाली टर्म है। अब आपके पास एक नेगेटिव साइन के साथ जे वाली टर्म भी आती है, तो जे वाली टर्म आपको ये देगी, फाई न्यू आर प्राइम ई स्क्वेयर्ड। ये अब आपने होमवर्क के तौर पे करके दिखाना है कि यही चेक करना है कि यही चीज़ आती है। तो ये जो है ये आपके पास जो जे वाली टर्म है, ठीक है ना, क्योंकि आप डेरिवेटिव ले लिया ना, आपको याद होगा कि यू और जे वाली टर्म जो हैं इनमें जो हैं ये यू वाली टर्म के अंदर भी आपके पास चार ये आ रही थी सिंगल पार्टिकल स्टेट, यहाँ पे भी दो आ रही थी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ओरिजिनल, और इधर भी आ रही थी, इधर इसी जे वाली टर्म में भी चार आ रही थी, 1 2 3 4। जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं फंक्शनल डेरिवेटिव, फिर 3 रह जाती है ना, तो क्यों डेल्टा फंक्शन वगैरह आपको 3 3 रह जाएंगे, अब ये 3 इधर और इधर ये 2, तो ये 3 3 इधर हो गए और 3 इधर। अच्छा जी, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास हम जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी
उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, जो कि बेसिकली ये चीज़ आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ई न्यू फाई न्यू आर आ जाता है। तो ये बहुत फेमस इक्वेशंस हैं फिज़िक्स की, जो कि हार्ट्री-फॉक इक्वेशंस कहलाती हैं। और इनमें जो बेसिकली अननोन है वो ये सिंगल पार्ट अननोन जो हैं ये सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं, ये अननोन्स हैं, मगर इन इक्वेशन को सॉल्व करके उनको हासिल किया जा सकता है। तो आपने जो इसमें मालूम करना है वो ये बेसिकली आप समझ लेंगे श्रोडिंगर टाइप इक्वेशन, मगर श्रोडिंगर इक्वेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ये नॉन लोकल टर्म्स भी हैं और इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है श्रोडिंगर इक्वेशन से। नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन आप समझ लें, और इसको सॉल्व करना है इन सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के लिए। तो ये जो फॉर्म इक्वेशंस की आई है, ये सबसे पहले जो है हार्ट्री एंड फॉक ने हासिल की थी, और इसलिए उनके नाम के साथ ये हार्ट्री फॉक इक्वेशंस कहलाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं फ़िज़िक्स की, और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फ़िज़िक्स में भी, जिस मैंने जिक्र किया, क्वांटम केमिस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल है, बायोलॉजी में भी इनका इस्तेमाल है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये जनरल्स हैं, अब इनको सेल्फ कंसिस्टेंटली सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वैसे तो आप होगा ना, अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन देखें तो ये आपके पास बेसिकली, अगर इस टर्म को देखें तो ये बेसिक आपका हैमिल्टोनियन है जो एक्ट करता है, समझेंगे ये टर्म नहीं है, ये बेसिक आपका हैमिल्टोनियन है ऑपरेटर जो इस स्टेट के ऊपर एक्ट कर रहा है और आपको आइगन वैल्यू और स्टेट दे रहा है राइट हैंड साइड पे। तो जो आपकी बेसिक जो श्रोडिंगर इक्वेशन, मगर श्रोडिंगर इक्वेशन से फ़र्क इसमें यह है कि इसमें जो बेसिक हैमिल्टोनियन की टर्म्स आ रही हैं, इनके अलावा ये जो टर्म है इसके अंदर भी ये फाइव है, क्योंकि ये एक्चुअली ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आपने कोई चूज़ की वैल्यू एक्चुअली, और उसकी मदद से कोई आपने गेस किया कि ये मैं लेता हूँ और इसको सॉल्व किया, तो फिर आपको सेल्फ कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि वापस आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर चेक करना पड़ेगा और बार बार इसको इटरेटिवली करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके रिज़ल्ट कन्वर्ज कर जाता है कि आपको वही चीज़ मिल जाती है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अब आपके पास जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आई हैं वो वाकई ही रिलायबल सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंटली इसको सॉल्व करना पड़ता है। सेल्फ कंसिस्टेंटली इसलिए क्योंकि जो आपके पास हैमिल्टोनियन की एक्सप्रेशंस हैं ये और ये, इनमें ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आ रही हैं। अगर इनमें सिंगल पार्टिकल स्टेट्स ना आ रही होती तो फिर ये वही आपकी यूजुअल श्रोडिंगर इक्वेशन होती कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जिसमें, मगर यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी एक्सप्रेशंस के अंदर, उसकी टर्म्स में भी ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आ रही हैं। तो अगर आपने हैमिल्टोनियन, क्योंकि आमतौर पर जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको गिवन हैमिल्टोनियन होता है, तो आप उसको लेके फिर आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी कि ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स मालूम करते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मालूम करते हैं। मगर वो जो हैमिल्टोनियन होता है वो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स की टर्म्स में नहीं होता, वो अदर ऑपरेटर्स यानी पोजीशन, मोमेंटम ऑपरेटर्स वगैरह की टर्म्स में होता है। मगर आप ये देख रहे हैं कि वो पोजीशन की टर्म्स में है, मगर साथ साथ उसमें ये सिंगल पार्टिकल स्टेट्स भी एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है इसको जिसे हम आमतौर पे लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ कंसिस्टेंटली सॉल्व करना है, कि जो भी सिंगल पार्टिकल स्टेट्स आप हासिल करें उनको वापस इसमें डाल के देखना पड़ता है कि वाकई ही वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं, यानी जो हैमिल्टोनियन की फॉर्म हमें मिल रही है वो वाकई ही कंसिस्टेंट है जो हमारे रिजल्ट्स के साथ या नहीं। तो इट हैज़ टू बी सॉल्व सेल्फ कंसिस्टेंटली। Famous Hartree-Fock equations that have to be solved ठीक है, सेल्फ कंसिस्टेंटली का मतलब ये है। अच्छा,
अब अगर हम यही लें और हम जो है ना जेलियम मॉडल पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, यानी बेसिकली तो आपके बड़ी पावरफुल सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं, अब आप ये मुख्तलिफ सिस्टम्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर हम क्योंकि मेटालिक स्टेट को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए जो मॉडल हम कंसिडर करते हैं वो जेलियम मॉडल है। जेलियम मॉडल पे अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम ये फाइंड करेंगे कि जब इसको सॉल्व करने की ट्राई की तो वन ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन यू गेस सम सिंगल पार्टिकल स्टेट, मिसाल के तौर पर। तो अगर हम प्लेन वेव स्टेट्स लें, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वी हैव दिस इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम, गैलियम सिस्टम इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम v, और इसमें जो ये स्टेट्स हैं ये 5p मोमेंटम स्टेट जो हैं, हम कहते हैं कि ये प्लेन वेव हम स्टेट्स ट्राई करते हैं इसके अंदर। तो ये अगर हम स्टेट इसमें डालें, यानी आपको मैंने बताया था ना कि ये जो लेबल्स हैं इनमें मोमेंटम और स्पिन भी है। लेट्स फॉरगेट अबाउट स्पिन फॉर द मोमेंट, चलें वो बाद में हम डालते हैं। अभी हम मोमेंटम की अगर लें और इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी फाइज की जगह हम ये वाली एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करें, तो हम ये देखेंगे कि ये आप इसको जो है हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो आपके पास रिज़ल्ट है उसमें आइगन वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी करती है, यानी ये जो चॉइस है सिंगल पार्टिकल स्टेट की वो इस हार्ट्री फॉक इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगी, और साथ साथ आपको एनर्जी आइगन वैल्यू जो मिलेगी ना वो ये मिल जाएगी वैल्यू p²/2m। सही तरह लिखना पड़ेगा। कई बुक्स में इसको और कई जगह जो है वो वेव नंबर की टर्म्स में लिखा जाता है, कई जगह मोमेंटम की टर्म्स में। डजंट मैटर, ये एच बार के फैक्टर्स बीच में आते हैं, वरना आपको पता ही है कि p = h⁻k है, तो आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं। और ये अगर आप याद करें तो ये हमने जेलियम मॉडल के लिए इस किस्म की एक्सप्रेशन पहले भी हासिल की थी, तो ये हार्ट्री फॉक से भी आपको मिल जाती है एक्सप्रेशन, जो कि क्वाजी पार्टिकल एनर्जी की एक्सप्रेशन कहलाती है, कि आपके पास जो इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी एनर्जी जो है, उसमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, जो पार्टिकल्स जब हम एक कॉन्सेप्ट है क्वाजी पार्टिकल का, जैसे कि एक दफ़ा पहले मैंने जिक्र किया था कि अगर आपके पास फ्री सिस्टम है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरेक्टिंग सिस्टम के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ से कुछ फ़र्क है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी जो हैं चेंज हो जाती हैं इंटरेक्शंस की वजह से। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है एक नया पार्टिकल का नाम दे देते हैं, जिनमें जो हैं इलेक्ट्रॉन ही की तरह के, मगर इंटरेक्शन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ तब्दीली आ गई हैं। उनका मैस कुछ तब्दील हो सकता है, उनका चार्ज कुछ तब्दील हो सकता है, एंड सो फोर्थ। तो उनको क्वाजी पार्टिकल्स का नाम लैंडौ ने दिया था, क्वाजी पार्टिकल्स, क्वाजी पार्टिकल्स। और ये लेव लैंडौ ने ये नाम इनका दिया था कि इंटरेक्टिंग सिस्टम में वही पार्टिकल्स जो कि फ्री सिस्टम में हैं, जब इंटरेक्शंस को शामिल किया जाए तो इंटरेक्शन के इफ़ेक्ट्स की वजह से उनमें की प्रॉपर्टीज़ में कुछ तब्दीली आती है, मगर फिर उनको वो तब्दीली को अगर शामिल कर ली जाए, यानी कि चार्ज मैस में तब्दीली को, तो तब भी हम उनको फ्री पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, बट विद स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और नॉट स्लाइटली बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनको हम आमतौर पर रीनॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एनीवे, तो ये जो क्वाजी पार्टिकल एनर्जी है, अब क्योंकि इंटरेक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हैं, उन्हें क्वाजी पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती, तो हर इलेक्ट्रॉन एट मोमेंटम p जो है उसकी एनर्जी जो है वो ये हो जाती। ठीक है, या इसको बेहतर मैं ऐसे लिख दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये एनर्जी है एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम। अब ये वेक्टर है p, लेकिन मैं उसके ऊपर एरो नहीं लगा रहा बार बार। अच्छा जी, तो अब अगर आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम होता, मेटेलिक स्टेट, जिसमें आप
आपका मॉडल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कूलॉम इंटरेक्शन का कोई रोल नहीं होता और आप उनको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है एट मोमेंटम p उसकी एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है. So think of an electron with momentum p, the only contribution to energy that it has is the kinetic energy, which is p squared over 2m, उसका mass m है. लेकिन इंटरेक्शंस की वजह से ये जो एनर्जी है ये रिड्यूस हो जाती है. ये माइनस साइन इधर आ रहा है ना, तो एनर्जी जो है रिड्यूस हो जाती है. वो एक्सचेंज इंटरेक्शन जो है वो एनर्जी को जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम कर देता है. तो अब क्वाज़ी पार्टिकल की एनर्जी जो है वो अब ये टोटल एनर्जी है विच हैज़ दिस फ्री पार्टिकल कंट्रीब्यूशन, और ये जो माइनस साइन के साथ जो कंट्रीब्यूशन आ रही है ये जो है ये एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से. क्योंकि आपके पास दो टर्म्स थी ना, एक डायरेक्ट टर्म थी और एक एक्सचेंज टर्म थी. ठीक है ना, पिछले लेक्चर को अगर हम याद करें तो ये बेसिकली आपके पास डायरेक्ट टर्म है और ये एक्सचेंज टर्म है. एक्सचेंज टर्म जो है ना वो माइनस साइन के साथ आ रही है. डायरेक्ट टर्म जो है ना वो आपके वी आयन जो पोटेंशियल वाला जो है आयन पोटेंशियल के साथ की जो टर्म है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी में भी इस चीज़ को, या जब हम बेसिकली गैलियम मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि वो टर्म ख़त्म हो जाती है. तो सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन रह जाती है एट द एंड वो रह जाती है ये एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से. दैट लोअर्स द एनर्जी फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी. तो क्वाज़ी पार्टिकल इंटरेक्टिंग सिस्टम के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं मगर रीनॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिनको हम क्वाज़ी पार्टिकल्स का नाम दे रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो अब ये टोटल एनर्जी है. तो कोई भी क्वाज़ी पार्टिकल एट मोमेंटम p जो है उसकी एनर्जी जो है वो उसमें ये कंट्रीब्यूशन भी है और ये भी है, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन ये बन गई एट मोमेंटम p. तो हार्ट्री-फॉक को सॉल्व करके ये चीज़ साबित की जा सकती है. ये वो इक्वेशंस वही बन जाती हैं अगर आप उसमें डालें तो वही इक्वेशंस की फॉर्म बन जाती है. अगर आप देखें तो नज़र भी आ रहा है कि यहाँ आपके पास जो है ये जो टर्म्स आएंगी आपके पास, मिसाल के तौर पे इस किस्म की टर्म्स इधर आएंगी, इसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आएंगे. वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स जो हैं वो वही वाले बन जाएंगे जो हमने पहले सॉल्व किए थे. तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ हमने इधर हासिल की थी ना कि ये इलेक्ट्रॉन ये जो था, या इसको देख लें, बेसिकली ये पहली वाली टर्म जो आपके पास है ना, ये वाली टर्म जो काइनेटिक टर्म है वो ये बन जाती है इन टर्म्स ऑफ आर एस, और जो एक्सचेंज टर्म है वो आपको ये आ जाती है. तो दूसरी टर्म आपको ये देती है. ये आई कहाँ से, देखें ना, वही वाले मैंने जो बेसिकली बताया, एक्चुअली यही वो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है. ये वाली जो टर्म है बेसिकली यही है जो वहाँ पी की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ के की फॉर्म में लिखा हुआ है, वही चीज़ है. तो यानी इसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट हमने पहले हासिल किया, अगर आप प्लेन वेव स्टेट सब्स्टिट्यूट करें हार्ट्री-फॉक इक्वेशन में और वो इंटीग्रेशन वगैरह परफॉर्म करें तो फिर आपके पास वही चीज़ आ जाती है. बेसिकली यही इंटीग्रेशन आपको बाहर इधर भी उधर भी इसी तरह परफॉर्म करनी पड़ेंगी. इस किस्म की टर्म्स आपके पास आएंगी. ठीक है ना. तो बेसिकली आपके पास ये दोनों केसेस के अंदर आपके पास ये सेम रिज़ल्ट आ जाएगा. अब यह कुछ नज़र भी ये जो रिज़ल्ट आया ना ये उसी तरह अभी आप ये मैंने जो लिखा है नीचे, ये बेसिकली यही है जो कि पी की फॉर्म में है. लेकिन अगर आप देखें ना तो ये चीज़ थोड़ा सा नहीं समझ सकते हैं आप कि अगर आप एक्सचेंज टर्म देखें ना, एक्सचेंज टर्म ये है, एक्सचेंज टर्म को गौर करें. ये वाली टर्म तो आप देखेंगे कि यहाँ चार्ज डेंसिटी वगैरह बन के इसके साथ कैंसिल आउट. लेकिन ये वाली जो टर्म है ना ये इंपॉर्टेंट है. इसमें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल आई पी वगैरह की फॉर्म आपके पास जो टर्म्स की आ रही है ना, वो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी लेंगे ना तो ये बन जाएगा ये वाली चीज़. बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी. एक्सपोनेंशियल्स जब आप डालेंगे ना प्लेन वेव स्टेट्स
तो प्लेन वेव स्टेट्स आपको प्लेन वेव स्टेट्स ये दे देंगे, क्योंकि उधर नीचे जो आपके पास है वो आपके पास बेसिकली जो आपके पास होगा वो होगा d3r एक्सपोनेंशियल i p प्राइम माइनस p डॉटेड विद r ओवर h बार, ये जो है, और नीचे आपके पास आ जाएगा r माइनस, या इसको चलें r लिख देते हैं, या r माइनस r प्राइम को x कह दिया ना, जिस तरह हमने एक दफ़ा पहले भी कहा था, चलें उसको उसी तरह कह देते हैं, थोड़ी उस तरह आसानी हो जाएगी। याद है हमने एक दफ़ा किया था, एक्स वेक्टर है, एक्स जो है हमने डिफ़ाइन किया था r माइनस r प्राइम। तो अगर आप इस तरह कर लें इसको, यहाँ x आ गया, ये वेक्टर्स हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी r माइनस r प्राइम की जगह x लिख दिया, ये कूलम पोटेंशियल से आ रहा है। इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली आपको दे देता है 4 पाई h बार स्क्वायर्ड, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना कूलम पोटेंशियल का, जो हम देख चुके हैं पहले, और ये आपको p माइनस p प्राइम एब्सोल्यूट स्क्वायर दे देता है। एक्चुअली यही चीज़ है, एक्चुअली यही इंटीग्रल है। फिर अगर आप देखें ना, ये वाला फैक्टर एक्चुअली यही है, एज बार के फैक्टर्स वगैरह को देख के एसेंशली यही चीज़ बन जाती है। तो आगे से फिर वही स्टेप्स हैं, और वो करें तो फिर आपके पास एक्सचेंज इंटरेक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन तक आप पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जिस तरह हम पहुँचे थे इसी तरह उधर। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इट गिव यू द सेम रिजल्ट, और ये इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली कि, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि ये अप्रोच भी आपको वही रिज़ल्ट तक पहुंचा दे, और आप इस रिज़ल्ट तक यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं। बाकी मैंने ये साबित नहीं किया, ये जिस तरह हमने पहले किया था, आप थोड़ा सी ट्राई करके ये साबित कर सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है, जो कि वी आयन जो है, उसको आप लिख सकते हैं इसमें आप कह लें कूलम पोटेंशियल है, मगर कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आयन की पोजीशन को r से रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली जो है, ये आयन का अगर वो है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एस डी आर आयन की पोजीशन, सारा कुछ कंसिस्टेंट हो जाता है। ये मैं डी इस वाली टर्म को दिखा रहा हूँ, कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, डी कैपिटल आर आयन की पोजीशन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आयन के दरमियान इंटरेक्शन है तो उनकी पोजीशन डिफरेंस r माइनस r आ जाता है। और इसको अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो ये बेसिकली ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और इस टर्म, ये डिफरेंट साइन के साथ आती हैं, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन और आयन जो इंटरेक्शन है वो ऑपोजिट चार्जेस वाला है, इसलिए साइन का फ़र्क है, माइनस साइन है। ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, ये प्लस साइन के साथ आता है। एक्चुअली ये सेम एक्सप्रेशन बन जाती हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाती हैं। तो फिर आपके सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टर्म बच जाती है और ये एक्सचेंज टर्म बच जाती है, और आपके पास वही रिज़ल्ट आ जाता है जो हमने पहले हासिल किया था, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ हम हार्ट्री-फॉक से ये हासिल कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंट। तो आज का लेक्चर हम इधर रोकते हैं और फिर नेक्स्ट